कुछ फिल्में अपने कलाकारों की एक्टिंग के लिए जानी जाती है, तो कुछ बेहतरीन कहानी के लिए। किसी फिल्म को म्यूजिक तो किसी फिल्म को उसकी कॉमेडी के लिए जाना जाता है। आजकल ऐसी फिल्में भी बन रही है जिन्हें उनके स्पेशल इफेक्ट के लिए जाना जा रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उसकी विचित्र मिस्ट्री के लिए आज भी याद किया जाता है। आज की कहानी एक फिल्म के बारे में है जिसकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई मगर कभी पूरी नहीं हो पाई। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के बफिन आइलैंड से। उस बफिन आइलैंड के पहाड़ों का एक मशहूर लोकगीत था जो उस इलाके की एक बड़ी मशहूर कहानी थी जिसे गीतों में ढाला गया था। उस गीत को बफिन आइलैंड के इलाके के लोग बड़ी शिद्दत से गाते और सुनते थे। उस कनाडियाई गीत में छुपी कहानी ये थी कि एक खूबसूरत लड़की उन पहाड़ों पर घूमने आती है और वहां रहती है। तभी उस लड़की की उसी इलाके में रहने वाले एक लड़के से मुलाकात होती है। धीरे धीरे वो लड़का उस लड़की की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। लड़की अमीर होती है और लड़का गरीब। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़की उन पहाड़ों से अपने घर के लिए रवाना होती है, तब उसका दीवाना हो चुका वो लड़का उस लड़की के जहाज में चुपके से बैठ जाता है। वक्त बीतता है, वो लड़का एक अमीर इंसान की बेटी की जान बचाता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर वो खुद भी एक अमीर इंसान बन जाता है। उसकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की उसे नहीं मिलती और उस लड़की के प्यार में लड़का अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और पागल हो जाता है। धीरे धीरे वो अपना सब कुछ गवा बैठता है और उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी कनाडा के उस हिस्से से एक गीत की शक्ल में सामने आई थी जो उस पूरे इलाके में बहुत मशहूर हो जाती है। इस कनाडियाई लोकगीत पर 1963 में एक नोवेल यानी उपन्यास भी लिखा गया जिसका नाम था द इनकम्परेबल अटूक। इस नोवेल को एक कनाडियाई लेखक मॉर्डिकाई रिचलर ने लिखा था। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक फिल्म निर्माता है जिनका नाम है नॉर्मन जेविसन। वो इस गीत को सुनते हैं तो उस गीत पर आधारित एक कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला करते हैं। 1971 में ही जेविसन ने फिल्म बनाने का अधिकार ले लिया। इस फैसले के बाद वो नॉर्मन जेविसन एक प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट से संपर्क करते हैं। इस बीच उनकी मुलाकात टॉड कैरल से होती है जो खुद एक अच्छे और मशहूर फिल्म लेखक थे और अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में माहिर थे। 1977 में जेविसन ने टॉड कैरल को इस नॉवेल पर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा। टॉड कैरल तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं और पूरे 2 साल में यानी 1979 में फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं। सभी को टॉड कैरल की लिखी वो कहानी बेहद पसंद आती है। जेविसन इस कहानी को कनाडा में फिल्माने का फैसला करते हैं। उस कहानी में सिर्फ जगह और कुछ किरदारों को बदल दिया गया था। कहानी को फिल्माने की तमाम औपचारिकता को पूरा करने के बाद मुख्य किरदार को निभाने के लिए एक्टर की तलाश शुरू की जाती है। इस फिल्म का नाम रखा जाता है अटूक। सबसे पहले इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए उस वक्त के जाने माने हास्य कलाकार जॉन बेलुसी को संपर्क किया गया। जॉन बेलुसी का हॉलीवुड में अच्छा खासा नाम और एक अच्छा मकाम था। जॉन बेलुसी को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने पर उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और वो बेहद खुश भी हुए। उन्हें लगा कि यह कहानी फिल्मी पर्दे पर धमाल मचा सकती है, इसलिए उन्होंने तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी और इस तरह जॉन बेलुसी इस फिल्म के मुख्य किरदार को निभाने वाले पहले एक्टर बने। जनवरी 1982 में जॉन बेलुसी ने यह कहानी पढ़ी थी और ठीक 2 महीने बाद 5 मार्च 1982 को उनकी मौत हो जाती है। वो जिस होटल में रुके थे उसी होटल में उनकी लाश संदिग्ध हालत में मिलती है। जिस समय जॉन बेलुसी की मौत हुई थी उनकी उम्र 33 साल की थी। बेलुसी को उनके ट्रेनर बिल वॉलेस ने सबसे पहले मृत देखा और बताया गया कि जब बेलुसी की मौत हुई तो उनके टेबल पर अटूक की स्क्रिप्ट रखी हुई थी। जॉन बेलुसी की रहस्यमयी मौत से हॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। जांच की गई तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण ड्रग्स का ओवरडोज बताया गया। सब सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े एक्टर को ड्रग का ओवरडोज दिया तो दिया किसने। जांच आगे बढ़ी। 2 महीने के जांच के बाद एक महिला का नाम आया जिसका नाम था कैथरीन एवलिन स्मिथ। कैथरीन एवलिन स्मिथ ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि वह बेलुसी की मृत्यु की रात उसके साथ थी और उसने ही उसे ड्रग्स दी थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मुकदमा चला और उसे 15 महीने की सजा दे दी गई। जॉन बेलुसी की मौत के बाद फिल्म बीच मझधार में ही लटक गई। मेकर्स मायूस हो गए। हिम्मत करके 4 साल बाद इस स्क्रिप्ट पर फिर से फिल्म बनाने की प्लानिंग शुरू की गई और एक्टर की तलाश शुरू की गई।
आखिरकार 1986 में स्टैंड अप कॉमेडियन सैम किनीसन को लीड रोल के लिए चुना गया। इसके बाद सैम किनीसन को स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने भी फिल्म में काम करने के लिए अपनी सहमति दे दी। अब शूटिंग शुरू होती है। 1988 में सिर्फ 8 दिन की शूटिंग के बाद अचानक एक दिन सैम ने शूटिंग रुकवा दी और स्क्रिप्ट को लेकर डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के साथ झगड़ा करने लगे। सैम ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को फिल्म के डायरेक्टर ने मानने से साफ इनकार कर दिया। किनीसन का कहना था कि उन्होंने फिल्म नहीं छोड़ी थी, बल्कि मेकर्स ने ही इसे बंद कर दिया था। वो उन्हें रिप्लेस करके दूसरे एक्टर को लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और फिल्म बंद हो गई। किनीसन के इन दावों को सुनने के बाद उनके और मेकर्स के बीच बात इस कदर बढ़ गई थी कि बात कोर्ट तक जा पहुंची। कोर्ट ने सैम किनीसन और उनके मैनेजर पर $4.5 मिलियन यानी लगभग 37 करोड़ रुपए का फाइन ठोका। इस झगड़े के कारण 4 साल तक फिल्म शुरू ही नहीं हो सकी। काफी मेहनत मशक्कत के बाद मेकर्स और किनीसन में समझौता हुआ और वो फिल्म में वापस काम करने के लिए मान गए। लेकिन 10 अप्रैल 1992 को जब सैम अपने कार में कहीं जा रहे थे तो अचानक एक ट्रक ने सामने से उनके कार को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर की उम्र सिर्फ 17 साल की थी और उसने शराब पी रखी थी। टक्कर के बाद कुछ समय के लिए किनीसन जिंदा थे। इत्तेफाक से दुर्घटना के समय सैम के गाड़ी के ठीक पीछे उनके सबसे अच्छे दोस्त कार्ल लाबो दूसरी गाड़ी में मौजूद थे। उनके दोस्त कार्ल ने बताया कि मरने से पहले सैम बस एक ही बात बोल रहे थे, आई डोंट वांट टू डाई, यानी मैं मरना नहीं चाहता। मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हो। फिर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने कहा बट वाई। उसके बाद ओके ओके बोलकर उन्होंने दम तोड़ दिया। सैम उस वक्त सिर्फ 38 साल के थे। उस वक्त उनके साथ कार में उनकी पत्नी मल्लिका सूरी भी मौजूद थी, लेकिन वो बच गई। उनकी शादी को सिर्फ 6 ही दिन हुए थे। इस फिल्म के लीड रोल को निभाने वाले दूसरे एक्टर की मौत होने के कारण अटूट फिल्म एक बार फिर लटक गई थी। इसके बावजूद प्रोडक्शन टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह स्क्रिप्ट कुछ खास है। फिर 2 साल गुजरने के बाद 1994 में इस फिल्म के लीड रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना जाता है। जॉन कैंडी उस समय बैक टू बैक हिट फिल्में दे चुके थे। इसके बाद जॉन कैंडी ने स्क्रिप्ट पढ़ने की इच्छा जताई। उन्हें भी स्क्रिप्ट पढ़ने को दे दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो भी एक बार में इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर 2 महीने बाद 4 मार्च को जॉन कैंडी की भी मौत हो जाती है। वो 43 साल के थे। दरअसल कैंडी काम के सिलसिले में मैक्सिको गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई। कैंडी के बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, क्योंकि मान लिया गया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, क्योंकि उनके परिवार में हृदय रोग का इतिहास था और वे अपने जीवन के अधिकांश समय अपने वजन से जूझते रहे थे। यह अटूट फिल्म से जुड़े तीसरे हीरो की मौत थी। 3 एक्टर की मौत के बाद लोगों को लगने लगा कि यह स्टोरी शापित है, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ वहम करार दिया। बताया जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल ओडोनोग्यू नामक शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी। इसी शख्स ने जॉन बेलुशी को भी स्क्रिप्ट पढ़ने को दी थी। स्क्रिप्ट देने के दौरान माइकल ने भी कई बार स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। इसके साथ ही जॉन ने माइकल को फिल्म में सहयोगी कलाकार की भूमिका निभाने का भी ऑफर दिया था। जॉन कैंडी की मौत के कुछ महीने बाद ही माइकल की भी मौत हो जाती है। 54 साल के माइकल की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी। अब लोग काफी हद तक इस बात से सहमत हो चुके थे कि जो कोई भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। माइकल ओडोनोग्यू की मौत के बाद एक बार फिर फिल्म बीच में अटक गई। मेकर्स को समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस हादसे के 3 साल बाद 1997 में एक बार फिर इस फिल्म को बनाने का फैसला किया गया और इस बार फिल्म के लीड रोल के लिए क्रिस फेयरली को चुना जाता है। क्रिस फेयरली जॉन बेलुशी को अपना आइडल यानी आदर्श मानते थे और उनको पता था कि उनके आदर्श जॉन बेलुशी को एक बार यह भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, इसलिए उन्हें भी इस फिल्म में दिलचस्पी हुई और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। क्रिस इस रोल को पाकर बेहद खुश थे। फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से शुरू होने ही वाली थी, लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना था। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ ही महीनों बाद 18 दिसंबर 1997 को अपने आदर्श की तरह फेयरली की भी मौत युवावस्था में ही हो जाती है। यहाँ भी इत्तेफाक आकर खड़ा हो गया कि फेयरली की भी मौत उनके अपार्टमेंट में ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। एक और इत्तेफाक कि फेयरली की भी मौत जब हुई तो उनकी उम्र भी 33 साल की ही थी। हेडी हाउजर नाम के एक डांसर ने दावा किया कि वो क्रिस फेयरली को जीवित देखने वाली आखिरी शख्स थी। बाद में हेडी ने मीडिया को बताया कि उसने एक तस्वीर भी खींची थी जिसमें क्रिस फर्श पर पड़े हुए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। यह देखकर हेडी उनके अपार्टमेंट से भाग खड़ी हुई
और उसने फेरली को उसी हालत में छोड़ दिया था। अटूट फिल्म से जुड़ा ये 5वां हादसा था। एक और इत्तेफाक यहाँ सामने आया। ठीक कैंडी की तरह फेरली ने भी अपने मित्र को स्क्रिप्ट सुनाई थी। फेरली की दुखद मौत के 5 महीने बाद फिल की उनकी पत्नी ब्रायन हार्टमैन ने बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल फिल ने ब्रायन को धमकी दी थी कि अगर उसने दोबारा ड्रग्स लेना शुरू किया तो वह उसे छोड़ देगा, और इसी वजह से दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। ब्रायन ने फिल को सबक सिखाने की ठानी। फिर रात 3 बजे वो बेडरूम में घुस और फिल को 2 बार सिर में और 1 बार उनके छाती में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ब्रायन कार चलाकर अपने एक दोस्त के घर गई और हत्या की बात कबूल कर ली। उसके दोस्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो दोनों वापस घर चले आए। घर पहुंचकर जैसे ही दोस्त ने शव देखा, उसने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और बच्चों को घर से बाहर निकाला। तब तक ब्रायन ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि जब ब्रायन और उसका दोस्त कार से घर वापस आ रहे थे, तब उसके दोस्त ने उससे पूछ लिया था कि वाकया क्या हुआ था। तो ब्रायन ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि वो कहती है कि उसे नहीं मालूम कि उसने क्यों फिल को गोली मार दी। बस यूं ही उसे लगा कि उसे मार देना चाहिए और उसने फिल को गोली मार दी। इस तरह अटूट फिल्म से जुड़े 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। 4 वो जिन्हें फिल्म में मुख्य किरदार निभाना था, एक वो जिसे साइड रोल यानी सहायक भूमिका करनी थी लेकिन उसने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, और छठी मौत वो जिसे उसके दोस्त ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी। इन 6 मौतों में 2 ऐसी मौतें थी जिसमें उन्हें मरने से पहले किसी से बात करते देखा गया था। अब लोगों ने मान लिया था कि हो ना हो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में ही दोष है। हालांकि फिल्म के लेखक टॉड कैरल ने इन तमाम बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया। टॉड कैरल इसे सिर्फ एक इत्तेफाक से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई। हॉलीवुड में भी इस फिल्म की कहानी के चर्चे होने लगे, और ये बात चारों ओर फैल गई कि जिस किसी ने भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को सुना उसकी मौत हो गई। इसलिए अब यह धारणा हॉलीवुड में भी बैठ गई कि इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट ही मनहूस है। इस धारणा ने हॉलीवुड के तमाम एक्टरों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया, और करीब करीब सभी ने इस फिल्म से किनारा करना शुरू कर दिया। इसके बाद टॉड कैरल और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने मिलकर तय किया कि इस स्क्रिप्ट को किसी बक्से में बंद करके रख दिया जाए, क्योंकि अब मौजूदा हालात में इस फिल्म पर काम करने को कोई भी राजी नहीं होगा। इसलिए 1997 के बाद से दोबारा इस फिल्म पर किसी ने काम करने का विचार भी नहीं किया। ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब क्या था, एक अंधविश्वास या एक इत्तेफाक या फिर हादसा। हालांकि इस फिल्म से जुड़े लोगों का अब भी यही मानना था कि ये इत्तेफाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को किसी गुप्त जगह में छुपा दिया गया है ताकि कोई और इस शापित स्क्रिप्ट का शिकार न बने। हालांकि इस स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन असली स्क्रिप्ट को कहाँ छुपाया गया है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये थी रहस्यमय स्क्रिप्ट की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आप सबको कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले कहानी में।